सलीम खान जी ने आपके बारे में जब 2020 में आपने सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के टाइम पर पोस्ट किया था, तो उन्होंने रिएक्शन में कहा था कि अगर मेरी गाड़ी के पीछे कोई कुत्ता भौंकेगा तो मैं उसे मुड़कर जवाब थोड़ी दूंगा। तब भी आप चुप रहे थे और अब आप इतने सालों बाद बोल रहे हैं। देखिए, इनके परिवार को ना कुत्तों का बड़ा शौक है। सलीम खान किसी को भी कुत्ता बोल देते हैं। सलमान खान ने वो बिग बॉस में वो जुबैर था कोई लड़का, उसको बोला था तेरे को कुत्ता ना बनाया तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ। घूम फिर के इनके अपने कुत्तों का नाम क्या है? माई सन, माई जान, माई लव, यही सब नाम है। तो इनकी सारी ज़िंदगी ना कुत्तों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो उसमें ठीक है, इनको हर इंसान में कुत्ता दिखाई देता है और खुद को ये क्या समझते हैं? टाइगर। तो ठीक है, वैसे शायद हकीकत उल्टी है। हाँ, अगर पूरी दुनिया सही मायने में आकेंगे इनके कंपैरिजन में तो ये कुत्ते हैं। और मेरी माताजी बचपन में कहती थी बेटा जो बोलता है वही होता है। तो अब मुझे लगने लगा है कि वही माताजी सही ज्ञान देती थी। तो जो खुद कुत्ता होता है ना उसको सब कुत्ते नजर आते हैं। जहाँ एक तरफ सलमान खान के इधर से सिर्फ सलमान ने रिएक्ट किया, वो भी बहुत ही नपातुला, वहीं सोहेल और अरबाज बाकी पूरा परिवार चुप रहा। इधर बात करें आपके भैया अनुराग कश्यप जी की, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे पिताजी ने कहा है कि हमारे परिवार में एक भाई हमेशा मेंटल रहेगा। नहीं, वो पहली चीज फर्स्ट पार्ट कि अरबाज और सोहेल चुप रहे। ये चुप क्या है? मतलब ये सदमे में चले गए हैं। क्या बोलेंगे? कुछ बोलने लायक रहे नहीं ये मुंह छुपाते फिरेंगे अब सारी जिंदगी अपना। हाँ, दूसरी बात, अनुराग का जो इंटरव्यू है वो मेरे संदर्भ में नहीं है। जिस इंटरव्यू की आप बात कर रही हैं वो बहुत पहले का इंटरव्यू है, वो मैंने देखा है। और उसमें किसी और संदर्भ में उसने बात की थी हमारे परिवार में कुछ, वो उसकी और उसके फादर की बातचीत है। तो मालूम नहीं, हो सकता है मैं बीमार हूँ, हो सकता है अनुराग बीमार है, हो सकता है हम दोनों ही बीमार नहीं हैं। ये मिथ्या है, इसका मेरे से क्या ताल्लुक है? तो मतलब आप कह रहे हैं कि कोई पुराना इंटरव्यू को कट करके और ये अभी वायरल किया गया अनुराग कश्यप का जो कमेंट। नहीं, वायरल बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और सब इधर उधर से निकाल के, और ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कट किया है। मैंने एक वो भी देखा, मेम भी आ रहा था कि अनुराग ने बोला कि मैं कुछ सीरियस मेंटल इशू है मुझे और एंड इट्स नॉट माय प्लेस एंड टाइम टू कमेंट। अब पता नहीं उसने दिया है, बोला है, नहीं बोला है। लेकिन अनुराग की बातों का मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि एक तो मेरे बड़े भाई हैं, हाँ, वो मेरे गुरु भी हैं, उनसे सब सीखा है। तो उनको मैं जवाब दे नहीं सकता, मेरे माँ बाप बुरा लग जाएगा। पर इतना ही कहना चाहूँगा उनको कि उनका इंतज़ाम, अनुराग कश्यप आपका इंतज़ाम मैंने कर दिया है। आप बस एक बार घर जाएं। आपकी माताजी ने सारी पुरानी चप्पलें, सारे पुराने बर्तन इकट्ठा करके रखे हुए हैं आपके लिए। आपके स्वागत में आपको खूब पेश किए जाएंगे। तो एक बार बस घर चले जाइए आप। तो मुझे लगता है ना इसका जवाब मेरी माताजी देंगे उनको, वही ठीक है। इससे एक चीज़ और सामने आती है कि जैसे सलमान जो है वो आज भी परिवार के साथ चल रहे हैं और आप जो है परिवार से भी आपका मतलब भाई से भी आपका चल रहा है, इंडस्ट्री में भी झगड़ा चल रहा है। तो एक तरह से लोग फिर ये छवि बनाने की कोशिश करते हैं कि यार ये इंसान है ही फ्रस्ट्रेटेड। नहीं, मेरा क्या चल रहा है भाई से? जो भी मेरा कुछ आपके चल ही नहीं टॉकिंग रहा। टर्म्स नहीं है। तो वो हमारा निजी मसला है, मेरा अनुराग का इमोशनल मसला है। और वो चूँकि देखिए हम दोनों भाई साथ बड़े हुए हैं, बहुत लोग नहीं जानते, पर हम दोनों भाई 9 साल की उम्र से बाहर, अपने घर से बहुत दूर, माँ बाप से बहुत दूर हॉस्टल में रहे हैं। तो सिंधिया स्कूल नामक ग्वालियर में रहे पहले, 8 साल में वहाँ रहा। उसके बाद हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेम कॉलेज में रहे, हाँ, फिर दिल्ली में रहे, फिर हम बम्बई आए। तो यहाँ पे एक ही इंडस्ट्री में रहे साथ में। तो हम दोनों भाई आपस में बहुत करीब हैं, हाँ, और एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। इतना अच्छा हमारे माँ बाप भी हमें नहीं जानते। तो हमारे इमोशनल मसले चलते रहते हैं, हाँ, ऐसे बीच बीच में झगड़े होते रहते हैं। वो बड़े हैं, तो जब उनको लगता है कि मैंने गलती करी है, वो कई बार मुझ पे हाथ भी उठा चुके हैं, कई बार मार चुके हैं। मैं मार नहीं सकता। तो इस बार आखिरी बार जब हमने बात करी थी, मुझे लगता है उन्होंने गलती करी तो मैंने बात करना बंद कर दिया। बस इतनी सी बात है। इसका हमारा काम हम दोनों ने अपना अलग अलग किया है शुरू से, तो उसका मेरे काम से और उससे कोई लेना देना नहीं है। तो और किसको क्या फ्रस्ट्रेटेड लगता है मुझे नहीं मालूम, मेरे तो सब ठीक है।
मेरी माँ बाप से मेरी बात होती रहती है रेगुलरली। कई लोग कहते हैं कि मेंटल है, फ्रस्ट्रेटेड है, दबंग के बाद काम नहीं मिला, काम से प्रूव करना चाहिए था। अब अगर आप नाम बताएं कि ये कौन है ये कई लोग और इनके क्या क्रेडेंशियल्स हैं, शायद ये फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि इनको काम नहीं मिल रहा। इनकी रोजी रोटी सलमान के तलवे चाट के मिल होती है, तो इसलिए इनको नमक हलाली दिखानी है ना कि देखो सलमान भाई हम वफादार हैं, हमको हड्डी दे देना, हमको टुकड़ा फेंक देना। तो ये इन लोगों की क्या तवज्जो है, मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इनका कोई लेना देना नहीं है। जो मैंने आपको अपने प्रीवियस दोनों पॉडकास्ट में बताया, मुझे डायरेक्टली किस तरह से सलीम खान और उनकी 3 औलादों ने मुझे प्रताड़ित किया। मैंने कोई सुनी सुनाई बात, एक्टिविज्म, ये सब फालतू बातें नहीं करी। तो अगर किसी को जवाब देना है तो इन 4 में से कोई जवाब दे, और इनकी बोलती बंद है। और इन्होंने बहुत MS सीरीज भेजे हैं मेरे पास। हाँ, जो बीच वाले लोग होते हैं, वाया वाया वाया, जिसको साइकोलॉजी में बोलते हैं फ्लाइंग मंकीज। ये नार्सिसिस्टिक ट्रायंगुलेशन एक चीज़ होती है। ये सारे नार्सिसिस्ट हैं। नार्सिसिस्ट कभी सीधा बात नहीं करता। हाँ, तो वो हमेशा किसी को बीच में रख के बात करता है, ताकि अगर उल्टी पड़े बात तो ये बाद में डिनाई कर सके हमने तो किया ही नहीं था, वो तो अगले ने पता नहीं क्यों किया, उससे पूछो। तो ये बहुत पुरानी टेक्निक है और ये सबको पता है। ये फ्लाइंग मंकीज आते हैं मेरे दिमाग टटोलने कि भाई मैंने ये जो बोला है क्यों बोला है, बदले में मैं क्या लूँगा, कितने रुपए में सेटल होऊंगा, कैसे मुंह बंद करूँगा, या मैं क्या नतीजा देखना चाहता हूँ। तो ये मांडवाली कराने के तरीके होते हैं कि मेरे करीब के लोगों को ना भेजो मेरे पास। दे आर ऑल फ्लाइंग मंकीज, और वो जिस स्पीड से आते हैं फ्लाइंग मंकीज मेरे पास, उतनी स्पीड से मैं छक्का मार के उनको भगा भी देता हूँ। मुझे सब समझ में आता है किसने किसको भेजा है। मतलब आफ्टर दिस पॉडकास्ट भी सलमान की तरफ से सेटलमेंट की बात आई है? यही तो बात है कि मुझे पास सेटलमेंट की बात बहुत जगह से आई है, पर मैं कैसे साबित करूं कि सलमान की तरफ से है। ये तो अनरिलेटेड पार्टीज हैं जो मुझे जानते हैं, जिनसे मेरी बातचीत है, और वो मेरे ही दोस्त हैं। अगर मैं अब बोलूँगा ये सलमान की तरफ से है तो सलमान मुकर जाएगा कि मैं क्यों करूँगा सेटल, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। हाँ, यही तो हुआ था ये लॉरेंस बिश्नोई वाले मामले में, जब लॉरेंस बिश्नोई ने बोला कि भाई तू जा माफ़ी मांग मेरी समाज से और मंदिर में जाके, और वो माफ़ कर देंगे, तो मैं कर दिया माफ़। पर ये क्यों नहीं मांग रहा माफ़ी, तो फिर केस में फंस जाएगा। तो इसको बस अपनी किसी तरह इमेज बरकरार रखनी है कि ये निर्दोष है, इसने कुछ नहीं किया है। और खैर वो तो मेरे पास काफ़ी सबूत है, इसको जब चाहूँ गलत साबित कर सकता हूँ। तो ये बीच बीच में आते रहते हैं, मेरे मित्रों के फ़ोन आते हैं कि भाई क्या चल रहा है, क्यों बोल रहा है, और लोग दिखाते ये हैं कि वो मेरे बड़े हितैषी हैं, उनको मेरी चिंता है। तो मैं भी पूछता हूँ क्यों चिंता हो रही है, कहते नहीं यार कुछ हो गया तो। मैं कहा कुछ हो गया तो मतलब इतना डर रहे हो, यानी कि तुम्हें पता है कि सलमान खतरनाक आदमी है, यानी कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो हंसने लगते हैं लोग। तो मैं डरना क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या करेगा सलमान, गोली मरवा देगा ना, मरवा दे, गोली लग गई मर गए तो दर्द मुझे तो होगा नहीं, मेरे बाद जो रह गए उनको होगा, तो वो देखेंगे। या क्या करेगा, हाथ पैर तोड़वा देगा, हाथ पैर तोड़वा देगा तो उसके बाद भी मैं जिंदा रहूँगा, फिर तो मैं इसकी खटिया खड़ी कर दूंगा। तो मुझे डर नहीं लगता, फिजिकली हार्म पहुँचने से डर नहीं लगता। इनकी इमेज को हार्म पहुँचा रहा हूँ मैं, इसलिए इनको डर लग रहा है, क्योंकि इनका जो पूरा भौकाल है, ये ज़मीन से उड़ उड़ के इतना ऊपर चले गए थे और मैंने नीचे पंचर लगा दिया इनका। अब ये फुस होके देखते जाओ कितना गिरेंगे, गिरते जाएंगे गिरते जाएंगे तो इनको डर लग रहा है, और कोई देख ना ले इसलिए ये बाहर नहीं निकल रहे। किसी के पास मुंह नहीं बचा कि आके किसी पॉडकास्टर को, ऐसे तो ये तमाम इंटरव्यू देते रहते हैं, ज्ञानचंद बने रहते हैं, सबको सिखाते हैं सबका काम। आपको एक इंटरव्यू भेजा भी मैंने अरबाज खान का, पिछले साल का है। हाँ, फिल्म मेकिंग क्या होती है और दबंग में क्या किया उन्होंने, सब ज्ञानचंद ना पूरा ज्ञान दिया है अपने शब्दों में। अब मैंने साबित कर दिया कि ये पूरी फिल्म के क्रेडिट तो इसने चोरी किया है, और उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए मैं लेकर भी आया हूँ। आज देखिए, ये दबंग की ओरिजिनल स्क्रिप्ट है जो मैंने लिखी थी अरबाज के प्रोड्यूसर बनने के बहुत पहले। ये स्क्रिप्ट आज भी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। हाँ, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है किसी भी फिल्म में, जब ना आप साइन करते हैं किसी प्रोड्यूसर के साथ, एक राइट्स ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है कि आप राइटर जो है अपना IPR प्रोड्यूसर को देता है।
हाँ, तब प्रोड्यूसर उसका मालिकाना हक रखता है। मैंने कभी दिया ही नहीं, और ना अरबाज ने मुझे कभी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी दी मेरी। एक कागज़ पे कुछ साइन ज़रूर कराया है मुझे प्रेशर में, पर उस पर क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम। अच्छा। वो मैंने फीस वाली बात आपको बताई थी, किस तरह की मैंने फीस का अमाउंट देखा था, बाकी वो कॉन्ट्रैक्ट 40-50 पन्ने का था। उसमें क्या लिखा रहता है लीगल लैंग्वेज में मुझे मालूम नहीं है। वो तो कॉपी मुझे मेरी मिलेगी तब मैं समझ में आऊँगा क्या लिखा है, और वो नल एंड वॉइड है वो कॉन्ट्रैक्ट। तो दबंग का सारा आईपीआर मेरे पास ही है अभी भी। यानी कि दबंग या दबंग की कोई भी सीक्वल बनती है तो उस पर आपका भी हक है। बिल्कुल होना चाहिए, यही तो दबा के बैठेंगे। ये सारी बुलिंग जो मेरी होती है इसीलिए होती है कि मैं मुंह ना खोलूं, और क्यों ना खोलूं मैं। इन्होंने इतना माल बनाया है दबंग के ऊपर। पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि दरबाज कैसे भिखारी हुआ करता था, और इसने खुद ही ने मुझे बताया था कि मुझे कोई 3 लाख रुपए भी नहीं देता। हाईएस्ट इसको शायद माला माल वीकली करके कोई फिल्म थी, उसमें 3 लाख रुपए मिले थे। तो ये तो बीवी की कमाई पे जीता था। कल मैंने मेम देखा, अरबाज खान नेटवर्क 500 करोड़। तो मैंने वो मेम पोस्ट किया है अपने फेसबुक पे, और उस पर लिखा है मुझे ये माल चाहिए अरबाज खान। तो ये इसने क्या किया है जिंदगी में दबंग के अलावा? तो ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, बड़े बड़े महलों में घूम रहा है। इसका हक नहीं बनता, सब छीन लूंगा मैं। क्या आप कोई लीगल एक्शन लेंगे? लीगल एक्शन तो मैं बहुत पहले ले लेता अगर हमारा लीगल सिस्टम सपोर्ट करे तो लीगल सिस्टम तो कुछ करता नहीं है यहाँ पे। नहीं, जैसे आपके पास कॉपी है तो ये दिखा के आप। नहीं देखो, ये मैं अब इसी पॉडकास्ट के जरिए ही मैंने ठान लिया, अब सेटल कर दूंगा मैं इनको जनता की अदालत में ले आया हूँ घसीट के। अब ये कुछ कर नहीं पाएंगे जब तक ये मुझे सेटल नहीं करेंगे। इनका करियर खत्म, ठीक है? या तो ये मुझे सेटल करें, डिस्प्यूट रिजॉल्व करें, और इनको कोर्ट में जाना है तो जाए, वहाँ पे प्रोड्यूस करूँगा फिर मैं। ये मैंने 2020 में भी लिखा था कि मुझे भी बड़ा मंच चाहिए अपनी बात रखने के लिए, आप जाओ कोर्ट में जाओ, माना नहीं करो। यही तो तकलीफ हो रही है सलमान के चमचों को कि मैं उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। उल्टा सीधा नहीं है, ये सीधा सीधा है। ये सीधा सीधा है, तभी ये कोर्ट नहीं जा रहा, इसकी हिम्मत नहीं है। ये जिस फोरम में जाएगा हर जगह हारेगा, और जब तक ये सेटल नहीं करेगा मैं बोलता रहूंगा, हर मंच से बोलूंगा, ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा इसको सड़क पे लाऊंगा। इतनी नफरत अच्छी बात नहीं है ये सलमान। नफरत नहीं, ये जो इन लोगों ने जहर डाला है ना मेरे अंदर, ये जहर की थैली ने, ये जहर की उल्टी कर रहा हूँ मैं, ये वापस इन्हीं को दे रहा हूँ। तो ये इसी को मैं कहता हूँ आईना दिखाना है इनको इनकी असलियत बताना, इनकी सही औकात क्या है। तो मैं आईना दिखा रहा हूँ कि दुनिया जिस भौकाल से तुम्हारे डरी हुई है, इम्प्रेस हुई है, तुमने तमाम फैंस इकट्ठे कर रखे हैं जो तुम्हारे इशारे पे, तुम्हारे टुकड़ों पे लोगों को बुली करने का धंधा चला रहे हैं, ये सब नंगे होंगे सारे के सारे। हाँ, सलमान खान की दुकान बंद। एक रात मेरा सलमान का झगड़ा हुआ था, और सलमान ने मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करी थी, मुझे चोर कहा था, वो बोला था मैं पैसे खा रहा हूँ, इस तरह की बातें। मैं बहुत हर्ट हुआ था, और मैंने आई स्पोक बैक टू हिम एंड आई सेड अगर मैं इतना बड़ा चोर हूँ और निकम्मा हूँ तो मैं कर क्यों रहा हूँ फिल्म में। तो सलमान ने मुझे क्लियरली बोल दिया कि तो जाना, तुझे रोका किसने। एंड आई वॉज सो हर्ट, आई फेंटेड in his room. I fainted मतलब I had a blackout for 2-3 minutes. I sat down on the ground. फिर जैसे मुझे दिखाई देना शुरू हुआ, मैं खड़ा हुआ, तो सलमान ने वो अपने मैन फ्राइडे को बोला कि यार इसको सर को छोड़ो अपने कमरे में। तो उसके 2 दिन बाद में एक्शन शूटिंग चल रही थी, मैं गया नहीं था क्योंकि अरबाज नहीं था उस समय पंचगनी में, भाग के बम्बई आ गया था। तो मैंने कहा प्रोड्यूसर आ जाए तो मैं उसको ना मना करके पिक्चर छोड़ देता हूँ। तो मेरा दोस्त सुनील बोरा उस समय हैपन टू बी इन पंचगनी, तो वो आया था होटल, तो उसने भी कुछ एडिट देखा, मेरा फुटेज देखी, और उसने बोला, मतलब उसको बताया मैंने किस्सा, तो उसने समझाया मुझे, कहता है अभिनव कुछ भी कर, छोड़ मत फिल्म। हाँ, यही तो चाहते हैं ये लोग सारा दबाव इसीलिए डाल रहे हैं कि तुम पिक्चर छोड़ दो, क्योंकि टॉकी पोर्शन फिल्म का तो तुम कंप्लीट कर चुके हो, अब बचा एक्शन और गाने, तो वो एक्शन डायरेक्टर और कोरियोग्राफर कंप्लीट कर देंगे, फिर क्रेडिट तुम छोड़ के चले गए, क्रेडिट अरबाज खान को दे देंगे ये, और मीडिया तुम्हारी सुनेगा नहीं क्योंकि तुमको कोई जानता नहीं, मेरी तो पहली फिल्म थी वो। कहते हैं फिर मीडिया में आके कुछ भी बोलेंगे। और उसने एक उदाहरण दिया मुझे कि देख, जिस भाषा में बोला, उसने कहा अभिनव तूने फिल्म छोड़ दी ना, तू अमोल गुप्ते हो जाएगा। और उसी के 1.5 साल पहले ये तारे ज़मीन पर में अमोल गुप्ते के साथ यही चीज़ हो चुकी थी। वो नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मुझे दिखाई देने लगा कि मेरी क्या दुर्दशा होने वाली है। तो देन आई मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ, मैं कहा चाहे जितना झेलना पड़े इनको, अब मैं फिल्म किसी तरह कंप्लीट करके ही जाऊँगा, मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा।
तो उसके बाद मैंने चुपचाप ना, जैसे चल रहा है चलने दो, और चलाता गया। और मैं इनसे डिस्टेंस बना के रखा जितना हो सके। शूट के अलावा मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं, मैं सलमान से मिलता नहीं था, अपने कमरे में रहता था अपने लोगों के साथ। आपको बताया था मैं विनोद खन्ना के रूम में जाके बैठ जाता था। तो ये सब उसका हिस्सा था। बट आई सर्वाइव्ड टिल द एंड ऑफ द डे। और इनको मजबूरी में मुझे क्रेडिट देना पड़ा। सलमान के साथ जो लोग काम कर चुके हैं वो कहते हैं कि सलमान सबको साथ लेकर चलते हैं, चाहे खाना हो तो अपने घर से वो सबके लिए खाना लेकर आते सबके हैं। लिए मतलब अपने घर वालों के लिए, वो अपनी फैमिली को तो पब्लिकली कितना, कई बार इन्होंने प्रवचन भी दिया है कि यू हैव जस्ट हैव टू बी देयर फॉर योर फैमिली। सलमान की हर फिल्म में इनकी पूरी फैमिली को एडजस्ट करना पड़ता है। लव मी लव माई डॉग्स ऑल्सो, वही चलता है। कोई भी प्रोड्यूसर बाहर का जाए सलमान को एक्टिंग कराने के लिए हायर करने, तो सोहेल को पार्टनर बनाना पड़ेगा, अरबाज को रोल देना पड़ेगा, अलवीरा को कॉस्ट्यूम का ठेका देना पड़ेगा। तो पूरे खानदान, एक बार मैंने फेसबुक पे लिखा था, इनके घर में एक ही इंजन है, बाकी सब मालगाड़ी के डब्बे हैं। हाँ, वही इंजन खींचता है सबको, तो सबका घर ये चलाते हैं थोक के भाव। अभी सलमान का काम करना बंद हो गया मेरे इंटरव्यू के बाद। अब बैटल ऑफ गलवान भी बंद हो जाएगी, तो अब देखो सारे सड़क पे आने वाले हैं। लेकिन बैटल ऑफ गलवान का तो वो अभी शूट करके आए लद्दाख में। वो भी कहानी है, 3 ही दिन तो रहे लद्दाख में, पर पेपर में दिया जा रहा है कि 45 दिन का शेड्यूल कंप्लीट हो गया क्लाइमैक्स का। ये सब दिखाने के दांत हैं, दिखाने की बातें हैं, ताकि अखबार के थ्रू इन्वेस्टर्स को बुलाया जा सके, लोगों का पैसा लगवाया जा सके। हाँ, पोटेंशियल इन्वेस्टर सोचेगा अरे 45 दिन की शूटिंग हो चुकी है, यानी ये फिल्म बन रही है, तो लोग पैसा लगाने आ जाएं, लेकिन और फिर ये पैसा दबा के बैठ जाएंगे। सलमान को कहाँ जरूरत है ऐसे अनाउंसमेंट्स की? वो तो वैसे ही सलमान ही को तो जरूरत है, असल भिखारी तो वही है। मैं तो खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मस्त हूँ। ये जितने सो कॉल्ड रईस लोग हैं ना, सबसे बड़े भिखारी यही होते हैं। और खासकर हमारे बॉलीवुड में इन्हीं को तो चाहिए 8-8 वैनिटी वैन। आज कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर कितने लोग बोल रहे हैं, इनको चाहिए होता है 40-50 बॉडीगार्ड, इनको चाहिए होते हैं कि 30-30 लोगों का स्टाफ, सब प्रोड्यूसर के खर्चे पे। ये सारे भिखारी हैं, एक रुपया नहीं खर्च करते। और सिर्फ सलमान खान नहीं है, सब, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ खान, सारे भिखारी हैं।